गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम आपके एक कोर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और ये एक लिटरेरी फॉर्म है आपके पास। लिटरेरी फॉर्म है नावल। हम बात करेंगे आज नावल की। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं, हमारी एक वीडियो में आपने देखा कि बेसिकली लिटरेचर को कैसे पढ़ें, उसमें हमने डिस्कस किया। आप वहां जाएंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन हम इससे जुड़ने के लिए हम वहीं से बात शुरू कर रहे हैं। देखो, नावल को बेसिकली समझने के लिए आपको याद है, यदि हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसके बेसिकली दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ये हमने बात की थी, टू एस्पेक्ट्स होंगे। और इसमें आपका एक तो आएगा पोइट्री और दूसरा आएगा आपका प्रोज। तो प्रोज में हमारे पास हमने डिस्कस किया था ऐसे, स्टोरी, आपका नावल, और नावल में भी अलग आपका प्ले, ड्रामा, ये हमने बायोग्राफी, ये सारी चीजें प्रोज में हमने बात की थी। ओके, तो क्या हम बात करना चाह रहे हैं, जो हमारा प्रोज है इसमें से हमारे पास एक हम आज डिस्कस कर रहे हैं नावल। क्या डिस्कस कर रहे हैं? नावल। यू नो, सारा जैसे आपका ऐसे, नावल, जैसे मान लीजिएगा आपका ड्रामा, आपका जैसे प्ले, ये सब हमने डिस्कस कर लिया पहले। आपका जैसे स्टोरी है, बायोग्राफी है, और भी इस तरह के ये सारे हमने। तो हम आज बात क्या कर रहे हैं कि हमारा लिटरेरी फॉर्म जो नावल है, नावल, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एक चीज बहुत बारीकी से समझ लीजिए आप, जो नावल है, ये नावल हमारा बेसिकली, यदि हम इसको बारीकी से समझे नावल को, इसके दो रूप आएंगे आपके सामने। तो यहां ये नावल बेसिक रूप से आपका, एक तो आपका होगा फिक्शनल, एक फिक्शनल होगा, और एक होगा आपका नॉन फिक्शनल। ये दोनों माइनर लाइन है इसमें, दोनों ये समझो आप। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक लिटरेरी फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, नावल। और इसे जानने के लिए हम कहां से, बेस से स्टार्ट हुए। बेस कहां? इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के क्या दो एस्पेक्ट हमारे पास, पोइट्री पार्ट है, तो पोइट्री में हमारी पोएम्स का स्टडी होगा। दूसरा हमारा प्रोज है, प्रोज के बहुत सारे पार्ट्स है आपके पास, उसमें से एक हमारे पास आया नावल। और नावल को हमने बहुत बेसिक तरीके से यदि बात किया, सबसे पहले नावल को तो हम कह सकते हैं फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। उस रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे, क्योंकि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट सेकंड में, टाइप्स ऑफ नावल्स। तो वहां टाइप्स ऑफ नावल्स जो आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ थीम आएगा। लेकिन यहां हम क्या बात कर रहे हैं कि यदि बेसिकली बात करें नावल की, तो चाहे हम फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, ये इसी के एक प्रकार से ब्रांच है। और ये किस तरह से ये दोनों अलग अलग है। फिक्शनल का मतलब है कहानी जिसमें इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स और इमेजिनेटिव उसका कंसेप्ट, उसकी थीम है, उसका सेटिंग है। एक तो ये हो गया। नॉन फिक्शनल में रियल स्टोरी ऑफ लाइफ। पर आइए हम बात करें यहाँ, ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नावल की बात करें, तो ये क्या है? अ लॉन्ग फिक्शनल प्रोज। पहली बात ये है कि नावल क्या है? पार्ट ऑफ प्रोज है। अब ये पार्ट ऑफ प्रोज लॉन्ग फिक्शनल है कि लंबा, ओके, नरेटिव डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ, कैरेक्टर, सोसाइटी एंड इवेंट्स इन
रियलिस्टिक मैनर। ओके, यहां हमारा अ लॉन्ग फिक्शनल प्रोज आया। ये क्यों आया? टू ड्रॉ अ माइनर लाइन बिटवीन स्टोरी एंड नावल। स्टोरी और नावल के बीच में एक माइनर लाइन करने के लिए, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां ये आ गया कि हमारी स्टोरी प्रोज का पार्ट जो कि शॉर्टर वन है, शॉर्टर वन, लेकिन उससे बड़ा आया लॉन्गर, क्या? तो वो क्या कहलाई? लॉन्ग स्टोरी, लॉन्गर स्टोरी, नरेटिव स्टोरी क्या कहलाई? वो कहलाया नावल। और नावल के लिए ये भी कहा गया पॉकेट थिएटर, ये कहा गया दैट विल बी द बेस्ट डेफिनेशन और द इंट्रोडक्टरी व्यू अबाउट नावल। तो ये हमारे पास उसमें क्या होगा? जो मानव जीवन से, ह्यूमन लाइफ के करेक्टर्स, सोसाइटी और उससे जीवन से रिलेटेड उसकी जो ह्यूमन मैनर्स है उनको डील करेगा, ये नावल में होगा। और ड्रामा, नावल, लिटरेचर, इसके लिए एक बेसिक स्टैंडिंग डिफिनेशन दी गई दैट ड्रामा इज द mirror of the society. Though literature, drama, when drama is the part, when a novel is the part, literature is the part, then wholly we can say that it's the mirror of the human life. तो यहाँ एक लंबी कहानी के माध्यम से जो मानव समाज में से मानव करेक्टर को, उसके मैनर्स को, उसकी लाइफ को, इसको जो बताया जाए वो आपका क्या कहलाएगा? नावल कहलाएगा। अब देखो हम बात करें कि नावल की यदि हम लिटरेरी व्यू में डिफिनीशन, परिभाषा देने का प्रयास करें तो क्या हो रहा? कह रहा है नावल इज एन एक्सटेंडेड वर्क ऑफ फिक्शन रिटन प्रोज। प्रोज जो होगा, फिक्शन जो होगा, फिक्सियस जो उसका नरेशन होगा, नरेटिव होगा, उसका क्या होगा? एक्सटेंडेड, बिकॉज इट इज एन एक्सटेंडेड वर्क और द प्रोडक्ट आउटकम ऑफ स्टोरी। इसलिए ये वर्ड आया आपका प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स एक्शंस दैट रिप्रेजेंट रियल लाइफ। कैरेक्टर्स के माध्यम से या इवेंट्स के माध्यम से रियल लाइफ को जो प्रेजेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? नावल बोलते हैं। करेक्ट? चले देखो उसको आके देखते हैं। इसके ओरिजिन की बात करो आप। जो हमारा नावल है, फॉर्म नावल जो है, उस नावल टर्म की, नावल वर्ड की बात करते हैं, इसका ओरिजिन क्या है? तो इसका है इटालियन वर्ड, इटालियन वर्ड। और इटालियन वर्ड क्या? नावेला। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है भाई, क्या ओरिजिन ऑफ नावल। ये तो आपका इंग्लिश वर्ड है नावल, तो क्या कहा? इसका ओरिजिन इटालियन, इटैली है, और इटालियन वर्ड कौन है? नावेला है। मैं बार बार इंटरेक्शंस और क्लासरूम सेशंस में जो आपसे बात कर रहा हूं वो ये है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हम इनफॉर्मेशंस जो आपसे डिस्कस करते हैं, यही क्वेश्चंस हैं, यही आपके दीज इनफॉर्मेशंस। उन पर जब हम क्वेश्चन वर्ड लगाकर क्वेश्चन अप्लाई करके बात करते हैं, यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो अल्टीमेटली वो हम उन इंफॉर्मेशंस के क्वेश्चन लगाएंगे, उनको हम देंगे तो वही आंसर्स बनेंगे। कॉम्पिटिटिव पर्पस से बहुत आपको अलर्ट रह के ये सब चीजें समझनी है। का नावेला कौन सा वर्ड है? इटालियन वर्ड। बेसिकली वेरी फर्स्ट यूज्ड, सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया गया नावेले,
इटालियन में वर्ड तो नोवेला है, लेकिन इससे भी पहले जो यूज किया बेसिकली ये यूज किया गया इटली में। और क्या यूज किया? नावेले। किसके द्वारा यूज किया गया? बकाचियो। ये ध्यान रखना, सबसे पहले नावल इंग्लिश में जो वर्ड है, जो इंग्लिश लिटरेरी फॉर्म में है, उसको उसका ओरिजिन इटली है और इटालियन वर्ड नावेला है। लेकिन सबसे पहले इटली में भी यूज्ड किया गया बकाशियो के द्वारा। और बकाशियो ने इस वर्ड को पहले, इसमें हल्का सा वेरिएशन है, नावेले ये वर्ड यूज किया था। ये आप ध्यान रखें, कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस के पर्पज से बड़ा ध्यान रखने का। अब आप आ जाओ, हम बात करेंगे कि इसका जो मीनिंग है वर्ड का क्या होगा। हमारे पास वर्ड है ना, नावल को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो नावल जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, ये बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। नेट सेट एग्जाम में भी ये पूछा हुआ है, तो बारीकी से ध्यान रखें। अ न्यू लिटिल स्टोरी, इसका मतलब होगा अ न्यू, क्योंकि नावल का मतलब है न्यू। तो ये कंसेप्ट कहां से आया? ये आया अगेंस्ट स्टोरी। स्टोरी से लॉन्गर नरेटिव, फिक्शनल स्टोरी, यही तो नावल कहलाया। तो यहां वर्ड क्या आया? अ न्यू लिटिल स्टोरी। ये ध्यान रखना आपका। मॉडर्न नावल डेवलप्ड इन यूरोप ड्यूरिंग आपका रेनेसा। ये हमारे पास, ये जो हम आज वर्ड टर्म यूज कर रहे हैं नावल, ये मॉडर्न जो वर्ड है, मॉडर्न जो कंसेप्ट है, ये आपका यहाँ मॉडर्न नोवेल जो हम यूज करते हैं ये टर्म, ये कब आया? रेनेसां पीरियड में आया। ओके, फर्स्ट मॉडर्न नावल जनरली, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, कंसिडर्ड टू बी, पहला फर्स्ट मॉडर्न नावल। इन क्वेश्चंस में बहुत माइनर बात ध्यान रखने की है आपकी इंफॉर्मेशन क्या? फर्स्ट मॉडर्न नावल इज जनरली कंसिडर्ड टू बी, सबसे पहला आधुनिक नावल किसको माना गया? तो आपका डॉन कीजोट का माना गया कब? 1605 में। और किसके द्वारा? बाई मिगेल डे और सर्वांटिस, इसके द्वारा आया। ये ध्यान रखना है, सबसे पहला मॉडर्न क्या नावल ये था, फर्स्ट मॉडर्न नावल डॉन कीजोटे। ये ध्यान रखना है आपको। कब आया था ये? 1605। किसके द्वारा? ये इसके द्वारा। ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए, फर्स्ट मॉडर्न। दूसरा देखो, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ क्या आ रही? फर्स्ट नावल इन इंग्लिश। ये तो जनरल फर्स्ट मॉडर्न नावल है, लेकिन यहां क्या आया? इंग्लिश, पहला इंग्लिश नावल। और यही देखो, यहां दोनों, सपोज ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, तो यहां देखो, यहां एक वर्ड अलग आ रहा इन इंग्लिश, यहां क्या आ रहा? फर्स्ट मॉडर्न नावल। यही तो बारीकी से ध्यान रखने की वहां एग्जाम पर्पज से जरूरत है। देखो क्या कह रहा, तो जॉन लिलीज और यूफेज आपका जो है 1578 में, यूफेज ये आपका जॉन लिली के द्वारा पहला इंग्लिश नावल रहा, इसे हम ध्यान रखेंगे। इन इंग्लैंड नावल फ्लोरिस्ड इन 18th सेंचुरी। और इंग्लैंड की हम बात करें तो इंग्लैंड में नावल 18th सेंचुरी में फ्लोरिश हुआ। रेनेसा में आया, रेनेसा 16th सेंचुरी, और वहां से चल के डेवलप होता होता 18th सेंचुरी में ये बहुत फ्लोरिस्ड हुआ। सबसे पहला इंग्लिश नावल कौन सा? जॉन लिली का। ओके, ये ध्यान रखना है।
अब आप ये कहेंगे फादर ऑफ इंग्लिश नावल, ये बड़ा ध्यान रखना आप, फादर ऑफ इंग्लिश नावल, इंग्लिश नावल का फादर किसे माना गया? तो डेनियल डेफो, डेनियल डेफो फादर इंग्लिश नावल का फादर माना गया। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस है, हम आपको एज फार एज पॉसिबल रिलेटिंग टू एग्जाम बिल्कुल सारी बातों को अवॉइड करके, अननेसेसरी बर्डन अवॉइड करके प्रयास से करते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो सीधे क्वेश्चन बनती हो। देखो क्वेश्चन है एक प्रकार से, क्या फादर इंग्लिश नावल फादर कौन है? तो हमारे पास याद रहेगा डेनियल डेफो। दूसरा आप देखो, सैमुअल रिचर्डसन ने डोमेस्टिक नावल, मीन्स कहने का मतलब है फादर ऑफ डोमेस्टिक नावल, डोमेस्टिक नावल का फादर कौन माना जाता? तो याद रहे आपको सैमुअल रिचर्डसन। और इसी तरह से आपका कॉमिक नावल, फादर ऑफ कॉमिक नावल कौन? हेनरी फील्डिंग। ये तीनों ही इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉम्पिटिटिव पर्पस एग्जाम, ये ध्यान रखेंगे हम। ओके चलो, अब आप ये बात करेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नावल, नावल के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? और ये जो पार्ट है, हम जो नावल की बात कर रहे हैं, नावल की डेफिनेशन की बात की हमने, नावल के फादर ऑफ नावल से बात की, ओरिजिन, मीनिंग। अब जो मेन बात आ रही नावल से रिलेटेड, यदि आपने इस कंसेप्ट को समझा है, यदि एक एग्जामिनी ने, एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने उसको बारीकी से समझा, तो उसको कोई सा भी आपका नावल ले लो, जैसे आपके अभी ग्रेड सेकंड में हमारा अ टेल ऑफ टू सिटीज है, उसको समझने के लिए पहले हमारे पास स्ट्रक्चरल स्टडी होनी चाहिए, थीमेटिक स्टडी होनी चाहिए। तो यदि हमारे पास ये होगा तो हम वैसे समझ जाएंगे, उसको पढ़ते ही उसकी सारी चीजों को पकड़ लेंगे। तो देखो यहाँ क्या बता रहा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नावल, एक नावल में एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या होते हैं। और ये जो बता रखे हैं, ये रिकमेंडेड बाय E.M. फोस्टर, E.M. फोस्टर के द्वारा ये रिकमेंड किए गए थे और ये एक्सेप्टेड भी है। सबसे पहला आप देखो प्लॉट, आपका सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट नावल में होता है प्लॉट। समझने के लिए यदि हमने प्लॉट पर ध्यान दिया तो आप उस नावल को समझ पाएंगे। अब ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि प्लॉट से क्या मतलब है, और प्लॉट जो होगा उसके सप्लीमेंट्री पार्ट्स क्या होंगे जिन्हें हमें समझना है। तो प्लॉट मीन्स तो पहले तो आप समझ रहे होंगे, प्लॉट का मतलब है आपका स्टोरी। ओके, सबसे पहले प्लॉट मीन्स क्या होगा, नावल में सबसे पहले उसका एसेंशियल पार्ट क्या है, प्लॉट। हमारे सीधा क्वेश्चन आता वहां, प्लॉट मीन्स या एसेंशियल पार्ट ऑफ नावल। नोट, उसमें से 3 दे दिए, एक पार्ट अलग दे दिया। अब यदि आपको ये सब ध्यान है तो उसको अलग कर पाएंगे। प्लॉट में सबसे पहली बात आती है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन प्लॉट में, अब जो ही प्लॉट हमने जाना तो प्लॉट के अंदर क्या होता है, प्लॉट कैसे काम करता है, उसमें सबसे पहले आता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या है, आप उसको सिंपल समझो। एक्सप्लेनेशन, एक्सपोजिशन का मतलब है इंट्रोडक्शन। किसका? इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आपका स्टोरी, ये आपका सबसे पहला आएगा। फिर उसमें क्या होगा,
जब इंट्रोडक्शन होगा तो राइजिंग एक्शन आएगा। राइजिंग एक्शन का मतलब है आपकी जो स्टोरी है वो राइज होगी, डेवलप होगी। फिर क्या आएगा, उसमें क्लाइमेक्स आएगा। क्लाइमेक्स का दूसरा मीनिंग आप समझो कंक्लूजन होगा। उसमें प्लॉट में क्या होगा, एक्सपोजिशन होगा। एक्सपोजिशन मीन्स इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोरी। उसके बाद क्या होगा, उसमें क्लाइमेक्स, कंक्लूजन होगा। उसमें आपका फॉलिंग एक्शन होगा। फॉलिंग एक्शन का मतलब ये होगा कि ये आपका जो राइजिंग एक्शन आया, इसमें क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स आप यहाँ जो समझो डेवलपमेंट मीन्स वो कहानी बढ़ेगी। फिर वापस इसमें उसका जो है इसका एंटी एक्शन आएगा और लास्ट में आएगा रिजोल्यूशन। यहां समझो आप रिजोल्यूशन मीन्स कंक्लूजन। ये प्लॉट में होगा। प्लॉट कहानी होगी, कहानी में आपका एक्सपोजिशन, इंट्रोडक्शन होगा। फिर इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आपका राइजिंग एक्शन होगा, वो कहानी डेवलप होगी। उसमें कहानी में क्लाइमेक्स आएगा, क्लाइमेक्स के बाद वापस उसमें फॉलिंग एक्शन आएगा, रिजोल्यूशन आएगा। ये ध्यान रखना है। यदि इस वे में हम समझेंगे, जैसे आपका देखो अ टेल ऑफ टू सिटीज में जब हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हमारे सामने करेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, कौन क्या। उसको हम जब समझने लगते हैं तो उसमें कहानी डेवलप होती है, और कहानी डेवलप होती है तो उसमें हमने देखा कि कहानी में क्लाइमेक्स आता है। मीन्स कहानी इधर से उधर जो है आपकी हो जाती है तो उसमें क्लाइमेक्स आता है। फिर वो क्लाइमेक्स वापस धीरे धीरे वो क्लियर होने लगता है और फिर लास्ट में उसमें कंक्लूजन आता है। अगला आपका होगा सेटिंग। ये आप बार बार पढ़ते हैं, चाहे पोइट्री हो, ड्रामा हो, कोई सा भी लिटरेरी आपका क्रिएशन हो, उसमें सेटिंग देखना पड़ेगा। सेटिंग मीन्स क्या है, आप पहले समझो। सेटिंग से मतलब है आपका टाइम एंड प्लेस। जब भी आप नावल को पढ़ेंगे तो उसमें इस बात पर नजर रखेंगे कि इसमें टाइम क्या है, प्लेस क्या है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ये ले लो कि इसी से ले लेते हमारे ग्रेड सेकंड में, जैसे अ टेल ऑफ टू सिटीज है। तो अ टेल ऑफ टू सिटीज का टाइम क्या है, पहला टाइम क्या है उसका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। फिर उसका आपका प्लेस क्या है, तो प्लेस में आप देखेंगे ज्योग्राफिकली उस पर ध्यान देंगे, तो ज्योग्राफिकली उसमें ध्यान दिया तो उसमें हमें पता लगा क्या, लंदन एंड पेरिस। तो ये क्या हुआ, उसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन होगा, स्टोरिकल पीरियड होगा, जैसे कि मैं आपसे एग्जाम्पल अ टेल ऑफ टू सिटी से डिस्कस कर रहा हूं। और फिर क्या होगा, उसमें सोशल सिनेरियो ये होगा। थर्ड एलिमेंट आपका नावल का होगा थीम। अब आपकी बेसिकल जो थीम है किसी भी तरह की हो सकती है, जिसके अराउंड सराउंड थीम जनरली घूमती है। एक तो जैसे लव, ये हो सकती है। उसके बाद सैक्रिफाइस हो सकता है, जस्टिस इनजस्टिस हो सकता है, रिवेंज हो सकता है, इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। ये सारे जो आपके इश्यूज है, ये इश्यूज उसका क्या हो सकता है, मेन से थीम हो सकता है। ये उसका मेन रहेगा। आप थीम से मतलब समझ गए, जब उसमें समझेंगे उसका मेन जो थॉट है, जिसके अराउंड सराउंड सारी कहानी रिवॉल्व करती है, वो हमारा क्या कहलाएगा, थीम कहलाएगा। इसको आप थीम को यदि अल्टरनेटिव बोले तो इसको सेंट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, सेंट्रल आइडिया जिसको आप बोलते हो, ये भी इसमें चलेगा। सेंट्रल आइडिया क्या है, तो थीम होगा। अब आप देखें कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से ये मतलब है कि उसमें जो मुद्दा है, जो थीम है,
वो थीम जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वर्सेस किसके वर्सेस है, तो वो हो सकती है मैन वर्सेस मैन हो सकती है, मैन वर्सेस नेचर हो सकती है, मैन वर्सेस आपका सोसाइटी हो सकती है, मैन वर्सेस किसी भी तरह का उसमें मुद्दा हो सकता है, नेचर हो सकता है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। आपको डायलॉग जो है, डायलॉग ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या कि डायलॉग्स में, डायलॉग आपका यदि हम बात करें लिटरल, तो डायलॉग बिहाफ पे ही उसमें आपका क्या होगा, जैसे कलेक्टर्स के द्वारा जो डायलॉग दिए गए, वो डायलॉग यदि एक ही व्यक्ति स्वयं से कह रहा है तो सॉलिलोक्य हो सकता है। तो इस तरह की जो उनकी स्पीचीज है वो डायलॉग्स है। कैसा डायलॉग है वो हम इसमें ध्यान रखेंगे। कन्वर्सेशनल है, इस तरह का रखा है कि वो कन्वर्सेशनल है, तो कन्वर्सेशनल तो आपका ड्रामेटिक जैसा आपका हो जाएगा, या आपका मोनोलॉग हो जाएगा, या सोलिलोक्य हो जाएगा, ये सब डायलॉग में आएगा। एक हम यहाँ सेकंड जो हमारा एलिमेंट है ये हमसे मिस हो रहा है, इसको लो पहले आप। क्या है ये बहुत जरूरी है। प्लॉट के जस्ट बाद एलिमेंट आता है करेक्टर, और बेसिकली हमें यह भी जानना पड़ेगा बच्चों कि करेक्टर कितने प्रकार के होंगे। तो उसमें करेक्टर्स आपके पहला तो मेजर होगा, मेजर करेक्टर्स ऐसे करेक्टर्स होंगे मेल और फीमेल कोई सा भी हो, लेकिन जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। अब उसमें यह नहीं कहा आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव मींस एंटागोनिस्ट और आपका प्रोटेगोनिस्ट, यह बात है मेजर, यहां ये बात नहीं है। तो मेजर से मतलब आइदर प्रोटेगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, आइदर मेल और फीमेल, लेकिन कंडीशन ये है जिसके चारों तरफ कहानी, वो मेजर की लिस्ट में आएगा। अगला आपका होगा माइनर। माइनर ऐसा करेक्टर जिसका जिक्र है लेकिन वो टाइम टू टाइम आएगा, उसके बिना कहानी ऐसा नहीं कि रुकेगी, माइनर होगा, लेकिन उसको हम कहेंगे उसका सपोर्ट रहेगा, सपोर्टिव कैरेक्टर्स कहलाएगा, उसके बिना कहानी डेवलप नहीं होगी, इसलिए माइनर भी अति आवश्यक है। अगला आएगा राउंड। राउंड से आपका ये होगा कि आपका कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो पढ़ने के बाद वो क्लियर नहीं होता, उसके दो रोल है। फ्लैट आपका प्लेन सिंपल, डायनेमिक ये कॉम्प्लेक्स में आएगा, स्टैटिक यानी जिसका एक ही रूप रहता है, एक ही रोल में वो चलता है। ओके, ये कैरेक्टर्स उसमें होंगे। और आगे आप देखो पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें पॉइंट ऑफ व्यू में आप जो ही नावल को पढ़ते हैं तो दो बातें ध्यान रखनी है। राइटर या तो फर्स्ट पर्सन के रूप में बात करेगा या थर्ड पर्सन के रूप में बात करेगा। फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, थर्ड पर्सन के रूप में दो तरह से बात करेगा वो। एक तो क्या होगा, थर्ड पर्सन तो होगा लेकिन लिमिटेड होगा, मीन्स कहने का मतलब थर्ड पर्सन वो एक ही रोल में रहेगा, और दूसरा रहेगा थर्ड पर्सन तो रहेगा लेकिन वो क्या रहेगा, ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट से मतलब है उसको सारे उसके रोल रहेंगे, ये इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या डिक्शन की यदि बात करें तो डिक्शन से मतलब है चॉइस ऑफ वर्ड्स, कैसे वर्ड चॉइस किए हैं, हमने पढ़ा ना, आपके वर्ड्स क्लासिकल वर्ड्स है, आपका कॉइनेज वर्ड्स है, ओल्ड फैशन्ड वर्ड्स है, इस तरह का ये इसमें आएगा। डिक्शन या मॉडर्न है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो उससे तुरंत ये चीज आपकी क्लियरिफाई हो जाएगी और वो नोटेट कर लेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी है, इमेजरी कैसी है, सिंबोलिसिज्म है, उसकी टोन कैसी है, सटायरिकल है, आयरनिकल है या इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ये सब हमको उसमें समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यदि हम ऐसे इसको देखते हैं तो वेरी इजी, बहुत इजी वे में आपको वो समझ आएगा
और उसको इंच बाय इंच रटने के बजाय आप महसूस करेंगे कि आप उसको क्लियरली उसके जो अंडर हिडन मीनिंग है और उसका अंडरलाइंग जो मैसेज है, अंडरलाइंग जो थीम है, उसको हम पकड़ पाते हैं। अदरवाइज हम पूरी लाइफ इस नावल को पढ़ा, फिर इसको पूरा पढ़ रहे हैं, उस नावल को पढ़ा, फिर उसको पूरा पढ़ रहे हैं, इसमें कितने पात्र है, कौन क्या है। लेकिन जब हम उसका बेस समझ जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, तो नेचर ऑफ नावल समझ जाएंगे, तो हमें ऑटोमेटिक जवाब देना आ जाएगा। और यही होगा एग्जाम में भी। आपने पढ़ा तो है, स्टोरी याद है, लेकिन जो ही आपसे लैंग्वेज घुमा के, क्वेश्चन का वे घुमा के जो ही पूछा, तो हमें स्टोरी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद वी आर नॉट जनरली एबल टू आंसर करेक्टली और अप्रोप्रिएटली। इसलिए ये बारीकी से ध्यान रखें। लो आगे हम चलते हैं। अब आपका ये आ गया कि जो लेंथ है ना नावल और स्टोरी की, जनरली एक हमें इतने बड़े स्टैंडर्ड पर तैयारी कर रहे हैं तो जनरली याद होना चाहिए कभी भी हम पढ़ते हैं तो। हालांकि फिक्स्ड नहीं है, नो फिक्स्ड लिमिट फॉर वर्ड्स, बट जनरली ऐसा कहा जाता है। क्या एक फिक्स लिमिट नहीं है कि इतना ही हो, लेकिन एक एवरेज आइडिया ऐसा माना जाता है कि शॉर्ट स्टोरी जो है अप टू आपका 7500 वर्ड्स में हो, इसके अराउंड सराउंड हो, ये शॉर्ट स्टोरी की लिमिट। और नावल में 50,000 वर्ड्स ये आपके हो, ये इसकी लिमिट है, राइट। हम बात कर लेते हैं भाई इसका फंक्शन क्या है, पर्पज क्या है, नावल का लिटरेचर में पर्पज क्या है। तो जनरली लिटरेचर का जो सबसे पहला जो पर्पज है वो तो क्या है, एंटरटेनमेंट। ये तो है ही सही, ड्रामा फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट स्टेज पे आया। फिर जब उसको शॉर्ट किया, जब ज्यो ज्यो मॉडर्न आया, फिर ज्यो ज्यो ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइजेशन आया, तो मोबिलाइजेशन में ये रहा, ये कहाँ स्टेज पे जाके वो देखे तो एक पॉकेट थिएटर के रूप में स्टोरी डेवलप हुई, जो सामान्य स्टोरी से बड़ी स्टोरी जिसे व्यक्ति कैन कैरी, तो उसका मेन मकसद क्या है, एंटरटेनमेंट। अब जब एंटरटेनमेंट है तो फुली तो एंटरटेनमेंट नहीं है भाई, कोई न कोई उसमें कहानी है, तो कोई न कोई बात तो कहेगा। कोई भी यदि हम काम करेंगे और लिटरेचर में इंटेलेक्चुअल यदि हम काम कर रहे हैं, तो उसका सेकंड जो है पर्पज है मोरल इंस्ट्रक्शंस। वो हमें क्या करेगा, मोरल इंस्ट्रक्शन देता है। थर्डली यदि हम बात करें तो सोशल क्रिटिसिज्म क्या करेगा नावल, उसका नीटिंग प्रेजेंट करके नावलिस्ट क्या करता है, जो ऑब्जर्व करता है सोसाइटी का, सोसाइटी में आइदर गुड और बैड जो भी उसे दिखाई देता है, उसे वो क्या करता है, लाइव कमेंट्री के रूप में वो लर्नर्स को, सोसाइटी को प्रेजेंट करता है। और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या, सोशल क्रिटिसिज्म, समाज के एनालिसिस करके उसकी वो देता है हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। एक उसमें ये भी होता है कि हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है नावल का जो पर्पज है। जैसे मान लो अ टेल ऑफ टू सिटीज है, टेल ऑफ टू सिटीज में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस नावल का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका जैसे रिवॉल्यूशन को बताया गया, और रिवॉल्यूशन उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा कि किस तरह से बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में क्या रहा, वहां क्या हुआ, लंदन में क्या हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस था, तो ये बताने का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन भी होता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से
भी आपके नॉवेल का मेन पर्पस रहता है, जो मानसिक लेवल को अपलिफ्ट करने का काम करता है। बेसिकली लिटरेचर में यही चीज है कि लिटरेचर का मेन जो क्या है, टू फर्टाइल ह्यूमन बीइंग एट माइंड। ओके, यहां देखिएगा कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन, और नावल जो होगा वो क्या होगा, कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन। जब ये लाइव कमेंट्री ऑफ सोसाइटी है, आइदर फिक्शनल और नॉन फिक्शनल, तो ये समाज को इस तरह से प्रस्तुत करता है, और ये इसका मेन पर्पस है। अब आप इसकी बात करेंगे कि ये यदि सारे ये हम ध्यान रखें, आपका नावल के सारे क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछे जाएं, उनके आंसर्स आप दे पाएंगे, और आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड जो नावल है उसको आप अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे सेल्फ स्टडी में। आई होप आपको ये हेल्पफुल होगा। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।